नमस्कार, तेजस्विनी कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। मैं हूं ममता चोपड़ा। कहते हैं कर्म करे किस्मत बने, जीवन का ये मर्म, प्राणी तेरे हाथ में, तेरा अपना कर। और ये पंक्तियां बिल्कुल सटीक बैठती हैं हमारी आज की मेहमान पर, जो पेशे से डॉक्टर हैं और जिन्होंने देश में रूमेटोलॉजी को मेडिकल साइंस में एक अलग पहचान, एक अलग विशेषज्ञता के क्षेत्र के तौर पर पहचान दिलाने के साथ साथ लोगों तक भी इसके बारे में जानकारी पहुंचाने में अहम रोल अदा किया है। विज्ञान दिवस के दिन पर आपको राष्ट्रीय पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। आपने देश के वंचित तबकों, महिलाओं, बच्चों तक से लेकर देश के दूर दराज के इलाकों तक लोगों को रूमेटोलॉजी के बारे में बताया, जिसे आमतौर पर गठिया या जोड़ों के दर्द के तौर पर ही जाना जाता है। लेकिन 200 से ज्यादा क्षेत्र हैं जिनसे ये डील करता है। ऐसे में टीवी के जरिए, पत्रिकाओं के जरिए, अखबारों के जरिए, रेडियो के जरिए, विभिन्न माध्यमों के जरिए आपने देश के जन जन तक जो जानकारी पहुंचाने के अतुलनीय प्रयास किए हैं, उसी के चलते आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया। और इस तरह के प्रशंसनीय कार्य करने वाली राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित एम्स के रूमेटोलॉजी विभाग की विभागाध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर उमा कुमार ही हैं हमारी आज की तेजस्वी। हमारे आसपास जो कुछ घट रहा होता है उसमें भी कुछ नया सोचने की हिम्मत करना और फिर उस सोच को वास्तविकता के धरातल पर साकार करना, इसके लिए क्षमता के साथ साथ व्यवस्था के जटिल चक्र में से राह बनाने की जरूरत होती है। हमारी आज की तेजस्विनी डॉक्टर उमा कुमार रूमेटोलॉजी के क्षेत्र की विशेषज्ञ हैं। आपने दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में न केवल रूमेटोलॉजी का अलग उच्च स्तरीय विभाग बनाया, बल्कि इसे लेकर देश भर में जागरूकता का व्यापक अभियान छेड़ा। आपकी कोशिशों के परिणाम स्वरूप एम्स में रूमेटोलॉजी का अलग और उत्तम विभाग और डे केयर सेंटर खुला। आपने रूमेटोलॉजी के प्रति आम जन में समझ बढ़ाने के लिए अद्भुत प्रयास किए। साथ ही स्वास्थ्य पोषण को लेकर भी बच्चों, महिलाओं, वंचित तबकों में व्यापक जागरूकता फैलाने का काम किया। रेडियो, टीवी, प्रिंट मीडिया, अखबार, पत्रिकाओं के जरिए जानकारी पहुंचाने के आपके प्रयास सराहनीय हैं। आपका वायु प्रदूषण और ऑटो इम्यूनिटी पर किया गया कार्य महत्वपूर्ण माना जाता है। आदिवासी क्षेत्रों और दूर दराज के इलाकों जैसे लेह लद्दाख, करगिल में मेडिकल कैंप्स में भी आप शिरकत करती रही हैं। इन प्रशंसनीय प्रयासों के लिए आपको विज्ञान दिवस पर विज्ञान और तकनीक के संचार के लिए उत्कृष्ट प्रयासों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से भी नवाजा गया। हमारे आज की तेजस्विनी है एम्स में रूमेटोलॉजी विभाग की फाउंडर प्रोफेसर और विभागाध्यक्ष डॉक्टर उमा कुमार। डॉक्टर उमा कुमार, बहुत बहुत स्वागत है आपका तेजस्विनी में। सबसे पहले आपको उमा जी ढेरों बधाई राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए। थैंक यू सो मच। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम केयर्स फंड की शुरुआत की, तब उमा जी आपने अपनी पुरस्कार राशि इस फंड में दान करने में बिल्कुल देर नहीं लगाई। क्या था एहसास इस कदम के पीछे? मुझे ये महसूस हुआ कि जिस दौर से हमारा देश गुजर रहा है, उस वक्त हम सबको देश को मजबूत करने की जरूरत है। और जो वैसा तबका है जो कहना चाहिए डिप्राइव्ड पॉपुलेशन है, उसके लिए कुछ करने की जरूरत है। अब हम हर दरवाजे तक खुद तो जा नहीं सकते, तो पीएम केयर फंड के थ्रू ही मैंने बेहतर समझा उन लोगों तक मदद पहुंचाने की। और इस समय जबकि कोरोना काल चल रहा है, तब आप डॉक्टर्स हमारे कोरोना वॉरियर्स हैं, हमारे कोरोना योद्धा हैं। आप तो उमा जी बहुत करीब से देख रहे होंगे इन डॉक्टर्स की मुश्किलों को। कैसा समय है ये डॉक्टर्स के लिए? क्या मुश्किलें उनकी हैं? क्या आप महसूस कर रही हैं? डॉक्टर्स जब भी किसी मरीज को देखते हैं और वो बहुत सफर कर रहा होता है, तो डॉक्टर्स भी इक्वली सफर करते हैं। ये शायद बाहर बैठे लोग ना समझ पाए, क्योंकि तकलीफों के बीच में रहना और खुश रहना, क्योंकि जब भी पेशेंट आता है तो वो आपको दुखी नहीं देखना चाहता। अगर आपके चेहरे पे मुस्कुराहट है, पॉजिटिविटी है, तो वो काफी कुछ अपने साथ लेकर जाता है और उसकी उम्मीदें बंधी रहती हैं। लेकिन इस दौर में जहाँ पर बहुत कुछ नया हो रहा है और डॉक्टर्स के पास भी ऑफर करने के लिए बहुत कुछ नहीं है, तो तकलीफ होती है। लेकिन मैं कहूँगी कि वो एक जज्बा है। जब हम मेडिसिन ज्वाइन करते हैं तो करते ही वो लोग हैं ज्यादातर जो
सोसाइटी को सर्व करना चाहते हैं। तो मैं मुश्किलों से तो घबराना नहीं सीखा होता डॉक्टर्स ने, लेकिन हाँ कुछ कुछ परेशानियां होती है। और जब अब एक दूसरी परेशानी ये है कि उनको मरीजों की चिंता के अलावा अपने परिवार की भी चिंता है, अपनों को हम कोई इन्फेक्शन ना दे दें। तो ये दुविधा हमेशा मन में रहती है, तो वो ज्यादा परेशान करती है रादर देन जो उनके वर्किंग आवर्स बढ़ गए हैं या ज्यादा कोविड के पेशेंट्स को देखना पड़ रहा है। जी, यानी दोनों तरफ से मुश्किलों का सामना करते हुए हिम्मत से हमारे डॉक्टर्स इस समय कोरोना मरीजों के इलाज में जुटे हुए हैं। उमा जी, आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। रियूमेटोलॉजी को पहचान दिलाने और जागरूकता के लिए आपने बहुत काम किया है। ये बताइए हमें कि किस किस स्तर पर, किन किन मुद्दों को लेकर आपने इस जागरूकता अभियान को आगे बढ़ाया? देखिए, जब मैंने अपने मेडिकल करियर की शुरुआत की थी तो किसी को नहीं पता था कि रूमेटोलॉजी जैसी भी कोई चीज होती है। उस समय लोगों की जो परसेप्शन थी वो ये थी कि एक बार गठिया हो गया तो वो जिंदगी भर रहना है, और गठिया मतलब एक प्रकार का गठिया। इवन जब मैं अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही थी उस दौरान भी लोगों को बहुत ज्यादा जानकारी नहीं थी। जो कहते हैं 200 से ज्यादा प्रकार के आर्थराइटिस होते हैं, उसमें से हमने मुश्किल से जो डायग्नोसिस देखते थे अपने सीनियर्स के प्रिस्क्रिप्शन पे, अपने टीचर्स के प्रिस्क्रिप्शंस पे, वो 2-3 प्रकार की कोई डायग्नोसिस होती थी। तो फिर जब मैं एम्स में आई, एम्स में बहुत पहले से रूमेटोलॉजी और क्लिनिकल इम्यूनोलॉजी जैसी सर्विसेज एग्जिस्ट करती थी। और पहले तो मैंने नहीं सोचा था कि मैं रूमेटोलॉजी में आऊंगी। गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट बनना चाहती थी, सिलेक्शन भी हो गया था जो सुपर स्पेशलिटी कोर्सेज होते हैं, but because of certain family commitment I had to drop that। and फिर मैंने जब एम्स में वापस आई तो रूमेटोलॉजी में आके मुझे लगा कि मुझे ये स्पेशलिटी लेनी चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत कमी है। उस जमाने में इंडिया में हार्डली 25-30 डॉक्टर्स हुआ करते थे जो इस बीमारी को ट्रीट करते थे। तो फिर इंटरेस्ट आने लगा, और फिर बाद में जाके जब मैंने ये डिपार्टमेंट 2015 में एस्टेब्लिश किया एम्स में, और उससे पहले भी हम बहुत बड़े लेवल पे जागरूकता कार्यक्रम करने लगे, क्योंकि मैंने देखा लोगों को पता नहीं है, वो इसको डेथ सेंटेंस मान के और चलते जाते हैं, अपना इलाज नहीं कराते। तो मैंने न्यूज़पेपर्स में लिखना शुरू किया, मुझे मीडिया का बहुत सपोर्ट मिला, और इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भी लोगों को बताने की कोशिश की कि गठिया आखिर है क्या, और रूमेटोलॉजी क्या है, अगर परेशानी हो तो कहाँ जाएं, कौन कौन से बीमारियां आते हैं। इसमें भी लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस होते हैं, और जिसमें कि कभी कभी आईसीयू केयर की भी जरूरत पड़ जाती है, जिसकी जानकारी लोगों में बिल्कुल भी नहीं थी। तो अब मैं बहुत खुश हूँ कि पिछले 15-20 सालों की जो मेहनत है वो रंग लाई है, और लोगों को आज मालूम है कि गठिया की परेशानी हुई तो आपको रूमेटोलॉजिस्ट के पास जाना है, और इधर उधर चक्कर नहीं काटने हैं, और वो ठीक हो सकते हैं, नॉर्मल लाइफ लीड कर सकते हैं। जी उमा जी, लेकिन आपने इस जागरूकता को आगे बढ़ाने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। आप लेह करगिल तक भी पहुंची, आप आदिवासी क्षेत्रों तक भी पहुंची। कैसे इस तरह कदम दर कदम आपने इस अभियान को आगे बढ़ाया कि ये जागरूकता की वजह से ही, इस अभियान की वजह से ही आपको राष्ट्रीय पुरस्कार मिला? कौन से वो प्रयास जमीन पर थे? बहुत सारे मेडिकल कैंप्स किए जो दिल्ली में, एनसीआर में, और जो कहना चाहिए जो रिमोटेस्ट ऑफ एरियाज हैं, लेह लद्दाख, कारगिल, फिर उत्तराखंड में हम गए। इसके अलावा यूपी में काफी कैंप्स किए, बहुत सारी जगहों पर हम गए, बिल्कुल विलेजेस में, और वहां पे जाके लोगों को बताया कि एक्चुअली है क्या। उसमें सिर्फ गठिया ही शामिल नहीं था, उसमें बहुत सारी बीमारियां शामिल थी, उनको स्वस्थ कैसे रहना चाहिए, इन सब चीजों के बारे में बताया। हमने अपनी कुछ बुकलेट्स लिखी थी, वो बुकलेट्स डिस्ट्रीब्यूट की लोगों में, जिसमें बहुत ही सरल भाषा में हिंदी और इंग्लिश में सारी जानकारी मौजूद थी। तो काफी सालों के बाद मुझे लगता है अभी भी काफी कुछ करना बाकी है, बट यार ग्रेजुअली एंड स्लोली वी आर एक अच्छी शुरुआत तो जरूर हो गई जो बहुत आगे तक जाएगी। डॉक्टर उमा कुमार, आप डॉक्टर्स के लिए हम मानते हैं कि डॉक्टर्स अमूमन अपने पेशेंट्स के ही साथ, मरीजों के साथ इतने व्यस्त होते हैं कि उनको वक्त ही नहीं मिलता किसी और काम के लिए। आपके दिन में भी 24 घंटे ही होते हैं ना, कैसे वक्त निकालती हैं आप इस सारे जागरूकता अभियान के लिए भी, जबकि आप अपने पेशेंट्स को भी देखती हैं?
देखिए, हम सबके पास 24 घंटे होते हैं और उसी में हम सब अपनी लाइफ को मैनेज करते हैं। इट्स ऑल अबाउट योर प्रायोरिटीज। मेरी फैमिली ये जानती है मैं डॉक्टर हूँ और मुझे फैमिली के अलावा भी वक्त देना है और उन जरूरतमंदों को देना है वो टाइम। तो चीजें बस मैनेज होती गई और सब कुछ साथ साथ चलता गया। लेकिन आपके परिवार में तो कोई भी डॉक्टर नहीं था, तो आप डॉक्टरी की तरफ आकर्षित क्यों हुई, या फिर आपके कुछ और भी सपने थे जिंदगी में? टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं डॉक्टर नहीं बनना चाहती थी। पायलट बनना चाहती थी जब बहुत छोटी थी, 7th-8th में थी तब। जहाँ तक मुझे याद है एक ही सेंटर हुआ करता था बैंगलोर में। उसके बाद फिर मैंने सोचा चलो पायलट नहीं बन पा रहे तो हम IPS ऑफिसर बन जाते हैं, क्योंकि उनके पास बहुत पावर होती है। एक्चुअली वो छोटे का मन होता है ना, जब लगता था कहीं भी कुछ गलत हो रहा है तो उसको रोका कैसे जाए, सुनता नहीं। पुलिस के पास बहुत पावर होती है तो वो रोक सकते हैं गलत होने से। तो लेकिन फिर ऐसा कुछ हुआ कि सबने कहा कि अच्छा एंट्रेंस एग्जाम दे दो मेडिकल का। हमने दे दिया और तब तो हम अपने पेरेंट्स से बहुत आर्ग्यू नहीं करते थे और बहुत जानकारी भी नहीं होती थी। ज्यादातर लोग डॉक्टर, इंजीनियर या एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में जाते थे। तो मैंने भी एंट्रेंस दिया, क्वालिफाई कर लिया, तो फिर इमोशनल ब्लैकमेलिंग शुरू हो गई घर से। नहीं, MBBS कर लो, फिर उसके बाद देखना अगर आप एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में जाना चाहते हो। तो फिर वो MBBS भी हो गया, फिर सबने कहा अच्छा पोस्ट ग्रेजुएशन की एंट्रेंस दे दो, उसमें सिलेक्शन हो गया, फिर वो। लेकिन आज मुझे लगता है कि बहुत अच्छा हुआ मैं और किसी सर्विस में ना जाके अब मैं डॉक्टर बनी, जहाँ पर मैं अपने टर्म्स पे काम कर सकती हूँ। मुझे लगता है कि वो कहते हैं ना, आपके हाथ में अगर काबिलियत है और आप कुछ कर सकते हैं तो आपको दूसरों पे डिपेंड होने की जरूरत नहीं है किसी भी चीज पे, आप कहीं भी बैठ जाएं। जी, लेकिन डॉक्टर उमा, आप के परिवार में आप 2 भाइयों की इकलौती बहन थी। पैम्पर्ड तो जरूर रही होंगी आप। आपके परिवार का क्या रुख था कि आपको करियर कॉन्शियस होना चाहिए, आपका अपना करियर होना चाहिए, इसको लेकर परिवार का क्या रुख रहा? शुरू में तो बिल्कुल भी नहीं था। एज यूजुअल जैसे उस जमाने में होता था, आई एम टॉकिंग अबाउट लेट 80s। तो कि बेटी है उसकी शादी कर दो, अच्छे से घर में शादी हो जाएगी एंड शी विल बी हैप्पी। बट या आई वाज गुड इन स्टडीज। तो एक था, मतलब मैंने कहा नहीं, आई वांट टू स्टडी फर्दर। तो पेरेंट्स ने कहा हाँ ठीक है, मतलब आई हैड टू प्रूव माई सेल्फ एट ईच एंड एवरी स्टेप, लुक आई कैन डू इट। और उसके बाद एक बार जब उन्हें एहसास हो गया तो फिर देयर वाज नो लुकिंग बैक, एवरीबडी सपोर्टेड मी and I was pampered. When I was doing my post graduation, I didn't know how to buy the ticket, train ticket. तो कभी कुछ किया नहीं. So I think मैं पेरेंट्स से कहना चाहूंगी कि teach your children everything. Don't pamper them to that extent that they don't know when they grow up what to do and what not. Yeah. खास तौर पर बेटियों को जरूर हर काम का अनुभव होना चाहिए, घर के अंदर का भी और घर के बाहर का भी। आपके खुद के भी तो 2 बेटे हैं उमा जी, और आप और आपके हस्बैंड डॉक्टर हैं, लेकिन आपके दोनों बेटे इंजीनियर हैं। कोई खास कारण कि वो डॉक्टरी की लाइन में नहीं गए? क्योंकि आमतौर पर हम देखते हैं कि अगर मम्मा पापा डॉक्टर हैं तो बच्चे भी डॉक्टरी लेना पसंद करते हैं। Yeah, you are right, but एक बेटा इंजीनियर है, दूसरा he is into it now, he'll enter. And हाँ, वो डॉक्टर नहीं बनना चाहते थे कभी भी, क्योंकि they had seen our struggles. जो यंगर जनरेशन है वो सर्व तो करना चाहते हैं कंट्री को, बहुत कुछ करना चाहते हैं लोगों को, बट दे हैव देयर ओन वेज कि जल्दी से कुछ हो और हम जल्दी से कुछ कर पाए। एंड यू नो मेडिसिन इज अ वेरी, इट्स अ लॉन्ग process, you know, every day you are learning and by 40 or 45 you are not even settled. तो बड़ा मुश्किल है डॉक्टर बनना आजकल के टाइम में, तो इसलिए आई थिंक मे बी दैट इज अ रीजन। ऑलराइट, एम्स में आपने रूमेटोलॉजी का एक अलग विभाग बनाने में अहम योगदान दिया। आपने रूमेटोलॉजी का डे केयर सेंटर भी बनाया, और हम जानते हैं कि जब भी कोई नई पहल करनी होती है उमा जी, तो काफी मुश्किलों का सामना भी करना पड़ता है, व्यवस्था से, तंत्र से लड़ना पड़ता है, नए बदलाव लाने का प्रयास बहुत मुश्किल होते हैं। आपकी ये जो प्रयास आपने किया नया विभाग बनाने का, इस प्रयास में आपको किन मुश्किलों का सामना करना पड़ा? मैंने भी काफी मुश्किलों का सामना किया। पहली चीज तो जब आप कोई भी न्यू आइडिया या कोई भी नई चीज करना चाहते हैं
तो एक्सेप्टेंस नहीं होती, चाहे वजह उसकी कुछ भी हो। और एक लेडी के लिए तो थोड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, उसे बहुत ज़्यादा प्रूव करना पड़ता है अपने आप को कि शी इज़ केपेबल ऑफ डूइंग थिंग्स। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि जब आप एक बार लोगों को कन्विंस कर देते हैं कि नहीं, दिस इज द राइट थिंग एंड इट्स फॉर द पब्लिक गुड, राइट, नॉट फॉर माय पर्सनल सेल्फ, तो फिर साथ में लोग जुड़ते जाते हैं और चीज़ें होती हैं। मैंने भी जब 2012 में डे केयर बनाया रूमेटोलॉजी का, तो दैट वाज फर्स्ट टाइम इन इंडिया। लेकिन वो जब बन गया तो आज कितने हजारों लोगों को उससे फायदा हो रहा है। और काफी कॉस्ट इफेक्टिव है कि लोग सुबह आते हैं, शाम को चले जाते हैं, उन्हें एडमिट नहीं होना पड़ता छोटी छोटी चीजों के लिए। सिमिलरली डिपार्टमेंट जब बनाया और न्यू जॉब क्रिएट की रूमेटोलॉजी में, it's very tough to create government positions in a government institution, so I created a very good number of positions for my department, but I tried and people helped me. AIMS has given me that platform where people recognize me and things, and I always feel that I'm in that position, then I must use my position to do good to people and the country and to my institution. So I think अब बन गया और अभी बहुत कुछ करना बाकी है। It has to be like it's doing very good, and I would say all state of art facilities are available. उमा जी, डॉक्टरी एक ऐसा पेशा है जहां आप एक व्यक्ति से डील करते हैं, पेशेंट से डील करते हैं, और जब किसी भी पीड़ित व्यक्ति से आप बात करते हैं तो वो दर्द कहीं ना कहीं आपके दिल को भी छूता है। किसी भी प्रोफेशन में ऐसा होना स्वाभाविक है, हम सब इंसान हैं। आप एक डॉक्टर के तौर पर इतने दशक दे चुकी हैं अपनी जिंदगी के, आपको कहां तक इन एहसास ने छुआ, आपके दिल को, आपके व्यक्तित्व को कहां तक प्रभावित किया? कोई ऐसा प्रसंग जो आप हमारे साथ साझा करना चाहेंगी? मुझे लगता है कि रोज ही मैं ट्रांसफॉर्म होती हूँ, रोज ही कुछ नई चीजें सीखती हूँ। और जो आपने शुरू में पूछा कि 24 घंटे होते हैं और कैसे मैनेज करते हैं, तो उस चीज की भी इंस्पिरेशन जो है वो लोग दे के चले जाते हैं। आप देखें, अगर कोई आपके पास स्ट्रेचर पे आया और वो बहुत परेशान है, हर जगह से तकलीफ में को झेलते हुए आप तक पहुंचा है, बहुत उम्मीदें लेकर आया है, वो जब आपके पास पहुंचता है दोबारा और चल के आता है और उसके हस्बैंड कहते हैं कि ये अब मेरे लिए खाना बना सकती है, घर का काम कर सकती है, एंड आई एम सो हैप्पी, एंड वो आपको भगवान समझते हैं, तो उस समय एक फीलिंग आती है कि उन्होंने आपको ऐसे जगह पहुंचा दिया जहां आपसे एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा हो गई, तो आप ना चाह कर भी आप वैसे कुछ करना चाहते हो जो आपकी एक इमेज बन जाती है, बहुत अच्छी इमेज, और दूसरों के तकलीफ दूर करने की। कई बार ऐसा भी होता है कि हमें पता है हम बहुत कुछ नहीं कर सकते, एंड यू नो आई बिलीव इन गॉड, तो कभी कभी होता है ऐसा कि आई रियली वांट इन माय प्रेयर्स कि उसके साथ बहुत परेशानी है, वो ठीक हो जाए। And I don't know how you react to it, but this is the truth, you know. यानी आपके दिल को भी मरीजों का दर्द छूता है, और एक नोबल एहसास है ये, तभी डॉक्टरी को नोबल प्रोफेशन भी माना जाता है ये। लेकिन डॉक्टर उमा, आपने कई आर्टिकल्स लिखे हैं, जागरूकता अभियान के तहत आपने रूमेटोलॉजी को लेकर कई आर्टिकल्स लिखे हैं, और आपके इन आर्टिकल्स को पढ़ते हुए मैंने एक आर्टिकल पढ़ा जहां आपने ये कहा कि गठिया की वजह से हार्ट अटैक या ब्रेन स्ट्रोक जैसी बीमारी भी हो सकती है। अब जब कोरोना काल है तो हम ये मानते हैं कि ये जो कोमॉर्बिडिटीज हैं ये कोरोना को लेकर आपको वल्नरेबल बना देती हैं, तो क्या कुछ खास एहतियात बरतनी चाहिए कोरोना पेशेंट्स को जो गठिया के दर्द से भी पीड़ित हैं? देखिए, जो अगर हम बात करें उनमें रिस्क ऑफ इन्फेक्शन की, तो वो सेम है जो कम्युनिटी में कोई भी इन पेशेंट्स में है। ये माना जा रहा था कि जो ये पेशेंट्स होते हैं इनमें अगर इन्फेक्शन एक बार हो गया तो बहुत ही सीरियस इन्फेक्शन होगा एंड कैन बी फेटल, राइट? बट somehow in my experience and when I spoke to my other colleagues, I found जो हमारे पेशेंट्स हैं उनमें बहुत सीवियर इन्फेक्शन अभी तक रिपोर्टेड नहीं है, राइट? सो मे बी दे आर प्रोटेक्टेड समवेयर। जो ड्रग्स हैं, जो दवाएं वो ले रहे हैं, जैसे हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन है या और भी दवाइयां हैं, वो कोरोना इन्फेक्शन में भी यूज की जा रही हैं, राइट? टॉसिलिजमेब है, तो
कि जो दवाइयाँ वो ले रहे होते हैं, वो दवाइयाँ उनमें इन्फेक्शन की जो इंटेंसिटी है उसको बहुत सीवियर नहीं होने देते। तो बट इट्स टू प्रिलिमिनरी टू कमेंट ऑन इट, लेकिन अल्टीमेटली ये कहना चाहूंगी कि जो हमारे पेशेंट्स हैं रोमेटोलॉजिकल इलनेसेस के, उनको भी वो सारे प्रिकॉशंस लेने चाहिए जो कि हम रिपीटेडली एडवोकेट कर रहे हैं, लाइक हैंड वॉशिंग, यूज ऑफ फेस मास्क एंड सोशल डिस्टेंसिंग। महिलाओं के संदर्भ में अगर हम बात करना चाहें तो अमूमन ये सच्चाई है कि महिलाओं में गठिया जोड़ों का दर्द ये ज्यादा पाया जाता है। तो हमारे जो तमाम दर्शक देख रहे हैं वो भी ये जानना चाहेंगे कि विशेषज्ञ के तौर पर आप ऐसी क्या 3-4 टिप्स दे सकती हैं महिलाओं को जो वो जिंदगी में अपने जरूर अपनाए ताकि एक उम्र के बाद जाकर उन्हें गठिया और जोड़ों का दर्द ज्यादा ना सताए। बहुत शुरू से अपनी बेटियों को एक अच्छी लाइफस्टाइल जीवन शैली के बारे में बताएं जो इंक्लूड करती है फिजिकल एक्टिविटी, राइट पोस्चर ऑफ वॉकिंग, या जब काम करते वक्त, पढ़ते वक्त एक सही पोस्चर होना चाहिए। मोबाइल टीवी अगर यूज कर रहे हैं, जो कि आजकल बहुत ज्यादा करते हैं बच्चे, तो वो एक सही टाइम पे सही ड्यूरेशन के लिए यूज करना चाहिए। इसके अलावा उनका डाइट अच्छा होना चाहिए, न्यूट्रिशियस डाइट लें वो, और खुश रहें तो हेल्थी रहेंगे। जी, तो वही सारी बातें कि जिंदगी में इन चीजों का ख्याल करेंगे तो उन्हें ये समस्या कम होगी। उमा जी, आपसे कुछ छोटे छोटे सवाल पूछती हूँ मैं, उनके जवाब आपसे लेना चाहेंगे। शुरू करें। ऐसा क्या है जिंदगी में जो आपको व्यथित करता है, दुखी करता है? सबसे ज्यादा मैं दुखी होती हूँ जब मैं बाहर की दुनिया में कुछ ऐसी चीजें होते देखती हूँ जो कि इंसानियत को तार तार कर देती हैं। चाहे वो बच्चों पे अत्याचार हो, चाहे वुमेन पे हो, उतनी चाहे वो मेल्स पे हो। इसके अलावा पॉवर्टी या डेफिशिएंसीज इन लाइफ भी उतना परेशान नहीं करती जितनी वो चीजें परेशान करती हैं। कुछ ऐसा जो आप बदलना चाहती हैं? मैं चाहती हूँ कि काश इस दुनिया में सब लोग बहुत खुश होते हैं। किसी मरीज से सुनी हुई कोई ऐसी बात जिसने आप पे बहुत गहरा प्रभाव डाला? एक पेशेंट ने जब वो ठीक हो गया तो उसने मुझे बोला कि रूमेटोलॉजी इज सिनोनिमस विद उमा। आई सेड हाउ? तो वो कहता है लुक एट रूमेटोलॉजी, RHEUMA, राइट? उमा comes within rheumatology. It was something I was truly feel very humbled hearing that. Yeah. ऑलराइट, अगला सवाल। किस तरह का संगीत पसंद करती हैं आप? I like ghazals. और कोई खास गजल सिंगर? या बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी, that's my all-time favorite. ऑलराइट, जगजीत सिंह। खाना बनाने का शौक रखती हैं क्या आप? मुझे खाना बनाना आता है, मैं बहुत अच्छा बनाती हूँ, बट शौक अगर कहें तो नहीं है, बट आई लाइक कुकिंग दैट वे, अच्छा लगता है। ओके, कोई खूबसूरत याद जो आप हमसे साझा करना चाहें? Yeah, I would like to share that beautiful moment of my life, and that was when my sons were born, and holding them in my arms was that moment. Nothing can compare to that. I mean, that's so close to my heart. Even today, when I think about it, it makes me smile. Yeah, I forget everything. How beautiful. कोई ऐसा लक्ष्य जो अभी आपके लिए हासिल करना बाकी है? I don't set targets for myself, but yes, मुझे लगता है कि अभी बहुत कुछ करना है to make the society for the better place. तो उसमें मैं कुछ भी कर सकूं अगर, तो मैं जरूर करना चाहूंगी उस दिशा में। उमा जी, आप मुगल सराय से हैं और जिंदगी में इतने बड़े मुकाम आपने हासिल किया है। जो हमारे देश की बेटियां बड़े सपने देख रही हैं, हासिल करना चाहती हैं, उन्हें आप क्या कहेंगी? मैं उनको ये कहना चाहती हूँ कि जब मेरे जैसी एक लेडी जिसकी शुरुआत मुगल सराय जैसी जगह से हुई थी, पापा वाज इन रेलवे, सो ही वाज पोस्टेड देयर, वहां से होकर मैं यहाँ तक पहुंची, एम्स जो कि एक प्रीमियर इंस्टीट्यूशन है इंडिया का। तो अगर जो लड़कियां हैं, जो बेटियां हैं आज की, वो सपने देखें और खूब मेहनत करें तो वो कोई भी मुकाम हासिल कर सकती हैं। उनको कोई लिमिट सेट करने की जरूरत नहीं है। आप ये मानती हैं कि शिक्षा एक वो हथियार है जो ताकत देता है हमारे देश की बेटियों को?
जी, मैं हमेशा ये कहती हूँ, शिक्षा और सोच 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि जो फ़िज़ीक है आदमी की, फ़िज़िकल स्ट्रेंथ उतनी मायने नहीं रखती जितनी कि हमारी मेंटल स्ट्रेंथ मायने रखती है। तो सोच और शिक्षा 2 चीज़ें अगर हैं, तो ज़रूर कामयाबी मिलती है। और हम भी उम्मीद करते हैं कि जो भी आप करना चाहती हैं, वो आप जो भी लक्ष्य लेकर आप चल रही हैं, चाहे छोटे या बड़े, उन्हें आप ज़रूर हासिल कर सकें। इस दुनिया को बेहतर बनाने के लिए आप जो भी करना चाहती हैं, उसमें आप ज़रूर सफल हों। बहुत-बहुत शुक्रिया डॉक्टर उमा हमारे साथ बात करने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। आज के तेजस्विनी कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे एक और तेजस्विनी के साथ। नमस्कार। खामोशियों